हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं कोणीय चर तथा कोणीय कोणीय चर तथा रेखीय चर। बिल्कुल सही सुना आपने, कोणीय चर तथा रेखीय चर के बीच हम संबंध निकालेंगे आज। क्या देख लीजिए, किसी कण के लिए रेखीय चरों तथा कोणीय चरों में हम संबंध निकालेंगे, और जो कि आगे जब हम आपको डेरिवेशन पढ़ाएंगे या फिर आपको गुणक गति के समीकरण को बताएंगे और रेखीय गति के समीकरणों से हम तुलना करेंगे, तभी आपको हम बताएंगे वहां पर। तो गुणक गति के फॉर्मूले तो यूज होंगे ना, तो हम आपको रेखीय चर तथा कोणीय चर के बीच संबंध बताते हैं। ये आप सीख लीजिए आज, फिर इसके बाद आगे ये आपको काम देंगे। आगे हम जब गुणक गति के समीकरण बताएंगे तो वहां पर भी आप इनका यूज होगा, और अगर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको वहां पर आसानी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको कायदे से पहली बार आप अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए, ठीक है, और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो है वीडियो, अगर आप पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है, जस्ट एक बात है, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं आइकन पर क्लिक करके। उसमें मैंने आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए, और सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं वो पीछे हो रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, ये नहीं कि नोट्स मत बनाइए। पूरी तरह से मैं इसीलिए पूरी तरह नोट्स के जैसा ही पढ़ाता हूँ, और इसमें राइट भी कर देता हूँ। ये नहीं कि जो है कुछ पॉइंट्स मैं छोड़ देता हूँ। पूरी तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, इसलिए आप नोट्स बनाते रहिए और उसको रिवाइज भी करते रहिए। ठीक है, तो अब देरी न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा कि इस वीडियो में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि रेखीय चरों, किसी कण के लिए रेखीय चरों तथा कोणीय चरों में संबंध हम यहाँ पर निकालेंगे, और ये एक फिगर है। ठीक है, इसमें जो है इस चित्र में देखिए, ये बड़ा क्या है, एक पिंड है। ठीक है, जो कि z अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूर्णन गति करता है। ठीक है, और इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसका एक विशिष्ट कण है। ठीक है, जो कि q है। q एक इसका विशिष्ट कण है। ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपको हम समझा दे रहे हैं फिगर, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप पहले सुनिए, अभी लिखना मत स्टार्ट करिए, नोट्स मत बनाइए अभी पहले ध्यान से सुनिए। आप खुद लिख सकते हैं ये थ्योरी। ठीक है, जो स्टार्ट में हम इसको लेट करते हैं, मानते हैं, वो थ्योरी आप खुद लिख सकते हैं। बस पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिए, फिगर की तरफ ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि माना हमने एक दृढ़पिंड ले लिया, जो कि वो z अक्ष के परितः क्या करता है, घूर्णन गति करता है। ठीक है भाई, इस पिंड का एक विशिष्ट कण है, वो q है। क्या है, q। अब यहाँ पर q आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये कण है जो कि एक विशिष्ट कण है इस पिंड का। ठीक है, जो अक्ष से r दूरी पर स्थित है। क्या, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, और यह कण अक्ष के परितः r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। अक्ष के परितः r त्रिज्या के वृत्त में गतिमान है। ठीक है, इतना समझ गए ना। अब क्या कहना है कि किसी क्षण, माना किसी क्षण कण Q पर स्थित है। कहां पर स्थित है, Q पर, और
टी समय पश्चात ये कण Q से P पर पहुंच जाता है। कहां पर? कण Q से P तक पहुंच जाता है। ठीक है, टी समय पश्चात। ओके, तो Q से P तक, क्या Q से P तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? S है। और C से Q तक का जो है मीन्स त्रिज्या क्या है? R है। ठीक है, तो ज्यामिति से ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे? कोण यहाँ पर क्या लेंगे? QCP या फिर PCQ ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हम QCP कोण लेंगे तो क्या होगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो QP अपन QC। ठीक है, तो S अपन R का हो जाएगा थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो आप आइए हम आप थ्योरी लिखते हैं, नोट्स बनाना शुरू करिए आप। क्या मैंने क्या कहा? माना दृढ़ पिंड, माना दृढ़ पिंड Z अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है। नोट्स बनाते चलिए आप। माना दृढ़ पिंड Z अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है। ठीक है, अब माना पिंड का, इस पूरे पिंड का एक विशिष्ट कण, माना पिंड का एक विशिष्ट कण माना पिंड का एक विशिष्ट कण, माना पिंड का एक विशिष्ट कण r दूरी पर है। तथा अक्ष के परितः r त्रिज्या के, अक्ष के परितः r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। ठीक है, मैंने क्या कहा? बिल्कुल सिंपल सा है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फिर से कहा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप फिगर समझिए, थ्योरी अपने आप से लिखिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? माना दृढ़ पिंड Z अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है। ठीक है, ये Z अक्ष है और ये घूर्णन गति Z अक्ष के परितः घूर्णन करता है। माना पिंड का एक, इस पिंड का एक विशिष्ट कण r दूरी पर स्थित है। ठीक है, या फिर स्थित है। तथा अक्ष के परितः इस अक्ष के परितः ये r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। ठीक है, यहां तक लिख लिया? आप ध्यान से सुनिए। माना कण किसी क्षण Q पर है। माना कण किसी क्षण Q पर है। ठीक है, T समय पश्चात क्या? T समय पश्चात कण P पर है। T समय पश्चात कण P पर पहुंच जाता है, Q से P तक पहुंच जाता है। ठीक है,
यहां से यहां तक मतलब t समय पश्चात। ओके, तो ये चीज आप लिख सकते हैं, कोई इसमें जो है टफ नहीं है लिखना। माना कण किसी क्षण q पर है, ये लिख लिया, फिर t समय पश्चात कण p पर पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब q से p तक q से p तक विस्थापन s तथा त्रिज्या r है। ज्यामिति से ज्यामिति का प्रयोग करके हम एंगल क्या लेंगे, 4QCP। ठीक है, सी एंगल है ना, तो 4QCP यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कोण बराबर चाप PQ बटे त्रिज्या CQ। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपने देख लिया यहाँ तक, अब इसको इधर कर देते हैं जगह, है ना। तो यहाँ पर चाप PQ कितना है, S है ना, और कोण कितना है, थीटा। तो पहले थीटा लिखते हैं, कोण बराबर चाप कितना है, S स्मॉल s है, और त्रिज्या r है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसको इधर अप्लाई करके लिखा जा सकता है, s बराबर r थीटा। ठीक है, तो ये हमें मिला फॉर्मूला, s रेखीय विस्थापन, थीटा कोणीय विस्थापन के बीच संबंध। अब यहाँ पर ऐसे भी हम लिख देते हैं, आपको देख लीजिए, रेखीय विस्थापन बराबर r गुणे कोणीय विस्थापन। ओके, रेखीय विस्थापन s हुआ, r त्रिज्या हुआ, कोणीय विस्थापन थीटा हुआ। ठीक है, यहाँ पर कहो तो लिख देना। चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर। s क्या है, s क्या है बताइए आप, s क्या है, रेखीय विस्थापन, और थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। ओके, तो S क्या हुआ, रेखीय विस्थापन, और थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। ठीक है, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पर S क्या था, रेखीय विस्थापन, R गुणे कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो हमें रेखीय विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन के बीच संबंध मिल गया है। क्या होता है, S बराबर R थीटा। हमेशा याद रखना, आगे हम घूर्णन गति के समीकरण जब डेराइव करेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, अब आपको हम जस्ट इसके बाद आपको हम इसका हम अवकलन करेंगे, और इससे अवकलन करने पर क्या मिलता है, कंटिन्यू बने रहिए। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। अब इस इक्वेशन समीकरण 1 को, जो कि रेखीय विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है, तो इस समीकरण 1 का हम अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो समीकरण 1 का
अवकलन करने पर हमें मिलेगा ds/dt इक्वल टू r dθ/dt। ओके, तो ds इज इक्वल टू r dθ/dt के। अब यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं dθ/dt क्या होता है और ds/dt भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ds/dt क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी के। ठीक है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी एंड dθ/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम दोनों मान क्या रख देते हैं, क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में। ठीक है, तो इसको समीकरण 3 बना दे, नहीं तो ठीक है ऐसे ही चलो। ठीक है, v और इसको ds/dt के स्थान पर v और dθ/dt के स्थान पर ओमेगा, ज्यादा इक्वेशन बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ds/dt और dθ/dt के स्थान पर ये वैल्यू रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से हमें मिलता है समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। क्या मिला हमें भाई, v बराबर r ओमेगा। आपने देख लिया कि यहाँ पर हम समीकरण s बराबर r थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ds/dt इक्वल टू r dθ/dt। ठीक है, समीकरण 2 बना दिया। हम जानते हैं यहाँ पर फार्मूला होता है ds/dt बराबर वेलोसिटी के और dθ/dt एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, तो समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है, इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ, v बराबर r ओमेगा, मतलब ds/dt के स्थान पर v यहाँ पर रख दिए और dθ/dt के स्थान पर ओमेगा यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, v बराबर r ओमेगा के। तो यहाँ पर हम और लिख सकते हैं क्या, v क्या है भाई, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब लिख देते हैं पहले, जहाँ पर v क्या है, देखिए वेग है भाई, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ओके, v क्या है, रेखीय वेग, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। अब हम इसको और लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं, रेखीय वेग बराबर r गुणे कोणीय वेग। ओके, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और अगर एग्जाम में रिलेशन पूछा जाए तो आप जो है 2 नंबर में जरूर आएगा शॉर्ट में। ठीक है, या फिर आता है, ये भी ना समझिए कि आप तैयारी न करिए, आप इसको तैयार रखिए कायदे से। ठीक है, और ये जैसे रिलेशन आए वैसे ही आप कर दो फटाक से। ठीक है, तो आप आता रहेगा तभी तो कर पाओगे। ठीक है, तो इसको कायदे से तैयार रखिए। क्या टफ है, क्या बहुत इजी है ना। तो आप आसान से इसको कायदे से तैयार कर लो और नोट्स बनाते चलो साथ में। ठीक है, अब हम रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध हमें मिल गया। ठीक है, अब हम इसको समीकरण क्या बना देते हैं, 3। इसको समीकरण 3 बनाया हमने। ठीक है, अब समीकरण 3 का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, इधर साइड में करे दे रहे हैं क्या, तो समीकरण 3 का अवकलन करने पर, समीकरण 3 का अवकलन करने पर भैया आप लोग नोट्स बनाते रहिए साथ में। ठीक है, समीकरण 3 का अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, dv/dt इक्वल टू r d ओमेगा बाई dt के।
ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो भी इन रोटेशनल मोशन के केस में। ठीक है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं इन रोटेशनल मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन के। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया है। हम जानते हैं कि dv by dt is equal to small a and d omega by dt equal to अल्फा के। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए, वहां से आप कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के की परिभाषा, फॉर्मूले और ये सारी चीजें आप जान सकते हैं वहां से। तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो उसकी भी नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पर आप पता चल जाएगा डी ओमेगा बाई dt बराबर अल्फा। अल्फा क्या है ये भी पता चल जाएगा वहां से। मैं खैर बता देता हूँ आपको कि अल्फा क्या है यहाँ पर भाई, अल्फा क्या है यहाँ पर, कोणीय त्वरण है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू dv बाई dt के मान, उसको समीकरण 4 दे देता हूँ नाम। ठीक है, समीकरण 4 में dv बाई dt के स्थान पर a और d ओमेगा बाई dt के स्थान पर अल्फा हम यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 4 से हमें प्राप्त होता है समीकरण 4 से हमें क्या प्राप्त होता है भाई, a बराबर r अल्फा के। क्या मिला, a बराबर r अल्फा के। नोट्स बनाते रहिए साथ में, आप लोग नोट्स बनाते रहिए साथ में। इसको बिता देते हैं, इसीलिए कहता हूँ नोट्स बनाते रहिए साथ में आप। तो a बराबर क्या मिला, r अल्फा के मिला। ठीक है, अब यहां पर भी कहो तो हम लिखते क्या भाई, a क्या है, जहां a बराबर रेखीय त्वरण और अल्फा बराबर कोणीय त्वरण। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या रेखीय त्वरण इज इक्वल टू r गुणे कोणीय त्वरण। रेखीय त्वरण इज इक्वल टू r गुणे कोणीय त्वरण। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिला, LA इज इक्वल टू r अल्फा। ठीक है, तो क्या मिला, रेखीय त्वरण बराबर r गुणे कोणीय त्वरण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पूछा जाए संबंध और आप इसको प्राप्त करें तो साथ में इसको लिख दें, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, जो भी परीक्षा चेक करे टीचर वो खुश हो जाए और आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे, एक भी मार्क्स अक्षर के या राइटिंग के ना काटे। ठीक है, कि आप जो है राइटिंग नहीं बनते तो उससे मार्क्स काट लिए। फिजिक्स में मार्क्स नहीं कटते हैं, कोई चाहे जितना ऐसे कहे कि हमारे मार्क्स कट गए, नहीं। फिजिक्स आपको आती है, आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और आपकी तैयारी है कायदे से, एग्जाम में बैठ गए और सारा चीज आ रहा है, आपको कायदे से करते हुए चले गए स्टेप बाय स्टेप, तो आपके मार्क्स से कोई भी टीचर नहीं काट सकता है। ध्यान से समझिएगा इसको। इसलिए मेरी क्लास कंटिन्यू आप करते रहिए, जैसे जैसे
जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा आपका 11 का, वैसे ही मैं रिवाइज कराना शुरू कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंटिन्यू क्लास करिए, नोट्स बनाते रहिए, और रिवीजन जब कराऊंगा तो फिर आपको कायदे से तैयार हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप साथ साथ में रिवीजन करिए, जैसे ही मैं रिवाइज करवाऊंगा वैसे ही आपको भी जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कायदे से मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आलसी व्यक्ति की तरह, आलसी स्टूडेंट की तरह मत रुकिए। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं भाई, लेटे लेटे देख लें वीडियो, फिर इसके बाद जो है छोड़ो नहीं पढ़ें, ऐसा ये सब बिल्कुल आलसी स्टूडेंट्स के अंदर ये सारे गुण होते हैं, ठीक है। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप कलम निकालो और अपनी कॉपी निकालो, रफ कॉपी, ठीक है। या फिर आप नोट्स तुरंत ले लीजिए, कोई अच्छी कॉपी ले लीजिए 7 पेज की, ठीक है। तो उसमें जो है आप लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर 7 पेज की नहीं है तो आप रफ ही ले लीजिए, ठीक है। तो रफ में अपना नोट्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 7 ही पेज में नोट्स बनती है, ठीक है। आप ये कोचिंग की क्लास है और इसमें जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। रफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं कि जो है स्कूल में मारेंगे सर, ठीक है, तो वो सब नहीं है, आप रफ में बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप कंटिन्यू क्लास करिए और डेली का डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आगे जैसे ही क्लास चलती रहती कंटिन्यू, पीछे से रिलेटेड ही तो रहता है कुछ ना कुछ, कहीं न्यूमेरिकल लगाया तो कोई फार्मूला यूज हो गया, तो आप अगर रिवाइज नहीं किए हो, माइंड में नहीं है, तो फिर उसमें जो है थोड़ा सा डाउट रहता है, ये हाँ ठीक है अब याद आ गया, तो जब तक देखते नहीं तब तक कहाँ। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, तैयारी करते रहिए, आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, आप लोग तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि और स्टूडेंट्स आपके साथ और भी आपके दोस्त भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ना तो आपको बाहर कोचिंग फीस देनी है, बस फ्री वीडियो क्लास देखिए, ठीक है। फ्री वीडियो क्लास करिए और आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। और इस पर बीएससी की भी फिजिक्स की क्लास चलती है, ये नहीं कि केवल 12th की ही चलती है, 11th 12th की, ठीक है। इस पर बीएससी की भी फिजिक्स की क्लास चलती है और बीएससी वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर।